वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के पाठ नंबर 5 सेनापति के बारे में पढ़ेंगे। सेनापति हैं, जैसे अपन ने पढ़ चुके हैं कि जो पहला पाठ है कबीर और दूसरा पाठ है तुलसीदास, तो वो भक्ति काल से संबंधित थे। तीसरे रहीम जी, वो भी भक्ति काल से हैं। अब चौथा घनानंद अपन ने वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें घनानंद है वो रीति काल के हैं, और ये जो सेनापति हैं और पद्माकर, 3 पाठ अपने हैं, घनानंद, सेनापति और पद्माकर। ये भी आपके रीतिकाल से संबंधित हैं। तो पहले इनका अपन परिचय पढ़ लेते हैं। सेनापति अनूप शहर के रहने वाले, यानी ये अनूप शहर के, यानी इनका नाम अज्ञात है। ये अनूप शहर के रहने वाले थे और इन्हें कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर दीक्षित, इनके पिता का नाम है गंगाधर दीक्षित। पितामह यानी इनके दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित, और इनके गुरु का नाम माना जाता है हीरामणि दीक्षित। सेनापति का जन्म काल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। संवत 1646 के आसपास माना जाता है। अन्य प्राचीन कवियों की भांति सेनापति का जीवन व्रत भी संदिग्ध है। सेनापति भक्ति काल एवं रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं, यानी वैसे तो एक्चुअल में ये रीतिकाल के माने जाते हैं, लेकिन कई बार इन्हें भक्ति काल और रीतिकाल का संधि युग भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव पड़ा है, जिसमें भक्ति और श्रृंगार दोनों का ही मिश्रण है, यानी भक्ति भी है और श्रृंगार भी है। इनके ऋतु वर्णन, इन्होंने जितनी भी अपनी कविताएं लिखी हैं वो ऋतु वर्णन से संबंधित है। जो इनका ऋतु वर्णन है उससे संबंधित है, जो साहित्य में अद्वितीय है, यानी उसके अनुकूल और उसके प्रभावित होकर उन्होंने प्रकृति से संबंधित जो भी रचनाएं लिखी हैं उसके समान कोई दूसरा नहीं लिख सका है। सेनापति बहुत सहृदय कवि थे। इनके सम्मान ऋतु वर्णन किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण भी पाया जाता है, यानी सूक्ष्म निरीक्षण भी इनकी कविताओं में पाया जाता है। अब इनकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। सेनापति, इनके ऋतु वर्णन का प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण पाया जाता है, और इनकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। इन्होंने, इनकी जो प्रमुख भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है। ब्रज भाषा इन्होंने लिखी है। साथ में इनकी जो 2 काव्य कृतियाँ हैं, एक तो काव्य कल्प द्रुम, इनकी रचनाओं के नाम है काव्य कल्प द्रुम, और कवित रत्नाकर, ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। इनकी जो सबसे अधिक जो छंद है वो है कवित छंद का प्रयोग इन्होंने किया है, और इनका जो सबसे प्रिय अलंकार है वो है, कई बार प्रश्न बन जाता है कि इनके प्रिय अलंकार का नाम, तो इनका जो प्रिय अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। इन्होंने श्लेष अलंकार के बारे में लिखा है सबसे अधिक चालक। श्लेष अलंकार जहाँ एक ही शब्द होता है और उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर हो गई है। ब्रज भाषा का इन्होंने अधिक प्रयोग किया है, और इनके जो प्रमुख प्रिय अलंकार का नाम हो गया है श्लेष अलंकार। अब अपन इनका जो पहला पद है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो ऋतु वर्णन से संबंधित है। इनका जो पहला पद है वो ऋतु वर्णन से संबंधित है। इसमें इन्होंने ऋतुराज बसंत के बारे में कहा गया है। इसमें जो पहला पद है उसमें ऋतुराज बसंत को एक राजा के रूप में माना है, कि बसंत है वो एक राजा है। ऐसे तो ऋतुओं का राजा ही है, लेकिन यहाँ मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है कि जो बसंत है, जो प्रकृति से संबंधित है, उसको पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया है, एक राजा माना है उसको। अब यहाँ पर पहले पद में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं सेनापति बरन बरन तरु फूले उपवन बन,
कि जो बरन बरन यानी विभिन्न प्रकार के, बरन बरन हो गया विभिन्न प्रकार के, तरु यानी वृक्षों पर, वन उपवन यानी बगीचों के अंदर और जंगलों के अंदर जो वृक्ष हैं उन पर विभिन्न प्रकार के फूल लग गए हैं। कब लग गए हैं? जब ऋतुराज बसंत आ गया है। जब ऋतुराज बसंत होता है तो उन वृक्षों के ऊपर, जो जंगल के अंदर हैं, जो बगीचों के अंदर हैं, उन वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल लग गए हैं। सोई चतुरंग सन दल लहियत है, और ऐसा लग रहा है मानो ऋतुराज बसंत अपनी चारों अंगों की सेना को, चारों अंगों की सेना, अब चारों अंगों की सेना कौन सी होती है? हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, इसे कहते हैं चारों अंगों की सेना, कि वह अपने चारों अंगों की सेना को साथ में लेकर आ गया है। बंदी जिमी बोलत विरद वीर कोकिल है, कोकिल यानी कोयल, कोकिल यानी हो गई कोयल, कोकिल यानी कोयल हो गई है। बंदी यानी जिसमें बंदी बनी हुई है, विरद यानी यशोगान, यशोगान, किस ऋतुराज बसंत की जो बंदी बनी हुई है वो है कोयल, और कोयल बनी हुई जो बंदी है वो इस ऋतुराज के लिए यशोगान गा रही है, यानी इसकी प्रसिद्धि के गीत गा रही है। गुंजत मधुप गान गुन गहियत है, मधुप यानी भंवरे, मधुप यानी भंवरे, और मानो भंवरे एक संगीतकार की भूमिका अदा कर रहे हैं। मानो भंवरे एक संगीतकार, संगीतकार की भूमिका अदा कर रहे हैं, संगीतकार की भूमिका अदा कर रहे हैं। कैसे अदा कर रहे हैं? कि वो विभिन्न प्रकार के फूलों पर क्या कर रहे हैं? गुंजार कर रहे हैं। गुंजत यानी गुंजार कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो फूल लगे हुए हैं बसंत ऋतु के अंदर उस पर वो गुंजार कर रहे हैं। तो उनकी जो गुंजन है वो इस प्रकार लग रही है कि मानो रंग बिरंगे फूल खिल गए हों। आवे आस पास पहुपन की सुबास सोई, और आसपास पहुपन यानी फूलों की या पुष्पों की, और जब बसंत ऋतुराज आता है तो मानो ऐसा लग रहा है कि आसपास फूलों की सुगंध आ रही हो। सोंधे की सुगंध माज सने रहीयत है, और ऐसे लग रहा है मानो सोने में सुगंध होना, यानी चारों तरफ सोने में सुगंध होने के समान चारों तरफ आसपास फूलों की खुशबू से सारा माहौल महक उठा है, यानी सारा वातावरण सुगंधित हो गया है। शोभा को समाज, आज समाज शोभायमान यानी सुंदर दिखाई दे रहा है, आज समाज सुंदर दिखाई दे रहा है। सेनापति सुख साज, आज सेनापति कह रहे हैं सभी लोग आज सुखी दिखाई दे रहे हैं और सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आवत बसंत ऋतु राज कहियत है, क्योंकि आज हमारे राजा बसंत ऋतु आ रहे हैं, इसीलिए आज सारा समाज सुंदर दिखाई दे रहा है, सभी लोग सुखी दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, और सभी लोग सुसज्जित दिखाई दे रहे हैं, यानी सजे हुए हैं, रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए हैं। तो सारा वातावरण महक उठा है। तो पहले पद में अपने ऋतुराज बसंत के बारे में बताया गया है, और चार चतुरंग संघ का अभिप्राय पूछ लिया जाता है तो आपको बताना चतुरंग अंग का अभिप्राय है चार अंगों की सेना, जिसमें आपके हाथी, घोड़े, रथ और पैदल आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बसंत ऋतु का वर्णन है तो यहाँ चारों अंगों की सेना, उसके विभिन्न प्रकार के फल, फूल और पुष्प हो जाएंगे। और आपको लिखना है कि बंदी बनी हुई कोयल ऋतुराज बसंत के लिए यशोगान कर रही है। भंवरा एक संगीतकार की भूमिका अदा कर रहा है। किस प्रकार से कर रहा है? कि वो विभिन्न प्रकार के फल हैं या पुष्प हैं उन पर वो गुंजार कर रहा है। आसपास फूलों की सुगंध आ रही है। सोने में सुगंध होने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। समाज सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अब पहले पद में अपन ने बसंत ऋतु के बारे में पढ़ लिया है। अब बसंत ऋतु से संबंधित दूसरा पद अपन पढ़ते हैं। दूसरा पद है वो भी आपके बसंत ऋतु से संबंधित है कि जब बसंत ऋतु आती है तो मलयगिरी पर्वत से, मलयगिरी हिमालय जो पर्वत है उसको मलयगिरी कहा जाता है। तो मलयगिरी पर्वत से समीर यानी हवा, सौरभ यानी सुगंधित, सुगंधित हवा, सुगंधित हवा धीरे धीरे चल रही है, यानी मंद मंद गति से चल रही है। जो मलयगिरी पर्वत है वहाँ से जब बसंत का मौसम रहता है, बसंत ऋतु रहती है, तो मलयगिरी पर्वत से सुगंधित हवा धीरे धीरे चलती है।
सरबर नीर, सरबर यानी तालाबों का पानी स्वच्छ हो जाता है। तालाबों का जो नीर है, पानी है, वो साफ हो जाता है और उसमें सभी लोग सज्जन यानी मज्जन यानी स्नान, और जो पानी है वो स्नान करने के लिए योग्य हो जाता है। कि जब ऋतुराज आते है, बसंत ऋतु का मौसम जब चलता है, तो उस समय मलयगिरी पर्वत से सुगंधित प्राणवायु चलती है, धीरे धीरे चलती है, सुगंधित चलती है, और तालाबों का जो पानी होता है वो साफ हो जाता है और लोगों के नहाने यानी स्नान करने योग्य हो जाता है। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं, मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गुंज, सुधरत कुंज सम सदन समाज के, व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी, तहाँ विहिरत भोगी सेनापति सुख साजगे। अब यहाँ पर देखो कि जब बसंत ऋतु आती है तो मधुकर यानी भंवरे, मधुकर यानी भंवरे, पुंज यानी कलियों पर, पुंज यानी कलियों पर, मंजुल यानी मधुर, मंजुल यानी हो गया है मधुर, गुंजार करते रहते हैं। कि जब बसंत ऋतु रहती है तो उस समय जो भंवरे हैं वो सुगंधित कलियों पर मधुर अपनी वाणी में गुंजार करते रहते हैं। सुधरत कुंज सम सदन समाज के, सदन यानी जितने भी लोगों के मकान हैं या भवन हैं, मकान या भवन, वो भी एक कुंज यानी उपवन के समान, उपवन के समान, उपवन के समान सुगंधित हो जाते हैं। कि जो समाज के जो भवन हैं, मकान हैं, वो भी एक बगीचे के समान, जिस तरह से बगीचे के अंदर खूब सारे पुष्प रहते हैं, फूल रहते हैं, तो उनकी सारा वातावरण उस बगीचे का सुगंधित हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो समाज है, मकान है, वो भी एक उपवन के समान होते हैं, वो उपवन के समान हो जाते हैं यानी सुगंधित हो जाते हैं। अब जैसे ही बसंत ऋतु चलती है तो उस समय जो वियोगी हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरी जगह रहते हैं, तो वो व्याकुल हो जाते हैं, वो वियोग के अंदर, वियोग में व्याकुल हो जाते हैं। जोग के सके न जोगी, और जो योग साधना करने वाले जोगी हैं, तपस्या करने वाले जो योगी हैं, उनसे योग साधना नहीं हो पाती है, योग साधना नहीं हो पाती है। जो वियोगी लोग हैं उनसे उनकी व्याकुलता अधिक बढ़ जाती है, और जो योग साधना करने वाले लोग हैं उनसे अपनी योग साधना नहीं हो पाती है। विहरत भोगी से सेनापति सुख साजाज, और सेनापति कहते हैं कि इस ऋतु का तो आनंद वही उठा सकते हैं जो अपने घर परिवार, अपने सभी लोगों के साथ में रहते हैं, यानी भोग करने वाले भोगी जो होते हैं, यानी कि जो अपने परिवार के साथ, समाज के साथ जो लोग रहते हैं, वही इस ऋतु का आनंद उठा पाते हैं, उसी का सुख ले पाते हैं। तो पहला और जो दूसरा पद है उसमें अपन ने बसंत ऋतु के बारे में पढ़ लिया है। पहले में तो जो बंदी बनी हुई है कोयल, वो यशोगान कर रही है, भंवरा संगीतकार की भूमिका अदा कर रहा है, चतुरंग दल 4 अंगों की सेना के साथ बसंत ऋतु आता है, समाज सुंदर हो जाता है। दूसरे पद में अपन ने पढ़ लिया कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो मलयगिरी पर्वत से सुगंधित हवा चलनी शुरू हो जाती है, तालाबों का पानी साफ हो जाता है और स्नान करने के लिए लायक हो जाता है। भंवरे हैं वो मधुर पुष्प की कलियों पर मधुर गुंजार करते हुए दिखाई देते हैं। मकान है, जो लोगों के जो मकान हैं या भवन हैं, वो एक उपवन के समान सुगंधित वातावरण या सुंदर दिखाई देते हैं। वियोगी व्याकुल दिखाई देते हैं, और योग साधना, योगी जो लोग होते हैं उनसे अपनी योग साधना नहीं हो पाती है। केवल जो अपने परिवार के साथ में रहते हैं वही इस ऋतु का आनंद उठा पाते हैं। आगे अपन देखते हैं, अब गर्मी का मौसम आ गया है, जेठ का महीना जो अपने अभी भी चल रहा है, तो गर्मी का ऋतु आ गई है, जेठ का महीना आ गया है। इसमें ग्रीष्म ऋतु की 2 पद हैं अपने, 2 पद बसंत ऋतु के हैं। कवित छंद का प्रयोग है, कवित छंद का प्रयोग है। अब जेठ का महीना जैसे आ जाता है तो सभी लोग अपने कूलर वगैरह, अपन अपने घर में भी देखते हैं कि पंखों की सफाई होने लग जाती है, आंधियाँ भी बहुत अधिक आती है, तो सब दरवाजे तहखानों में से मिट्टी को साफ सफाई की जाती है, और जब सारे कूलर वगैरह हैं, पंखे हैं, उन जो ख़राब हैं उनकी मरम्मत की जाती है। तो अपन पढ़ते हैं, जेठ नज काने सुधरत खस काने तल। जेठ का महीना जैसे ही आते हैं
तो सभी लोग अपने खस के पर्दों को साफ करने लग जाते हैं कि जेठ का महीना जैसे ही पास में आता है वैसे ही सभी लोग खस के पर्दों को सुधारने लग जाते हैं, उनकी सफाई करना शुरू कर देते हैं। ताक तहखाने, जो दराज होते हैं, दराज है, खिड़कियां हैं, दराज खिड़कियां, उनमें से झारियत यानी झाड़ते हैं, झारियत यानी मिट्टी धूल को झाड़कर उनको साफ करते हैं। जो मिट्टी है दराजों के अंदर जो है मिट्टी आ गई है या खिड़कियां हैं उसके अंदर जो मिट्टी आ गई है उनको वो साफ करते हैं, झाड़ते हैं। होती है मरम्मती विविध जल जंत्रन की, और विभिन्न जो जल यंत्र हैं, विभिन्न जो जल यंत्र हैं, जल यंत्र कूलर जैसे विभिन्न जल यंत्रों की मरम्मत शुरू हो जाती है। ऊंचे ऊंचे अट्टाते सुधा सुधारियत है, और जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, ऊंची ऊंची जो अट्टालिकाएं हैं, झरोके हैं, अट्टालिकाएं, जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, झरोके हैं, उन पर से भी मिट्टी को साफ किया जाता है, उनको भी साफ किया जाता है, सुधारा जाता है, साफ किया जाता है और सुधारा जाता है। सेनापति अंतर गुलाब अंग रजा साजी, क्योंकि गर्मी है, पसीना भी बहुत आता है, तो सभी लोग अपने पास में खुशबूदार सेंट जो परफ्यूम है उनको अपने आसपास रखते हैं। तो सेनापति कहते हैं इस समय अंतर गुलाब और अंगरजा से सभी लोग अपने आप को सुसज्जित करते हैं। सुसज्जित करना, सुसज्जित करना, ये जैसे ही गर्मी आ जाती है तो सभी लोग अपने आप को अंतर गुलाब और अग्रजा से सुसज्जित करते हैं। सार तार हार मोल लेही धारियत है, और जो अमीर लोग हैं, राजा महाराजा लोग हैं, वो अपने गले में मोतियों का हार, गले में मोतियों के हार, सफ़ेद रंग के जो मोती होते हैं, मोतियों की माला या हार को धारण कर लेते हैं। अपने गले के अंदर सफ़ेद रंग की जो मोतियों की माला है उसको धारण कर लेते हैं। ग्रीष्म के बासर बराइवे को सीरी सब, ग्रीष्म के मौसम के अंदर सब व्याकुल हो जाते हैं, सब अनेक तरह के उपाय करना शुरू करते हैं। उससे किस तरीके से बराइवे यानी बचाव, उस तरह से किस तरह से उससे बचाव हो सके उस तरह के सारे उपाय या प्रयास किए जाते हैं। राजभोग काज साज यूँ ही संभारियत है, और इस प्रकार से सभी लोग, चाहे राजकाज के काम हो चाहे राजा लोग हो, वो अपने भोग यानी अपने आप को रहने के लिए सभी प्रकार के सुसज्जित जो भी साज सज्जा के जो सामान है जिससे हमें गर्मी कम लगे, इस प्रकार के सारे कामों को वो करते हैं। यानी सुख समृद्धि से अपने आप अपना जीवन यापन हो जाए उस तरह के वो प्रयास सारे करते हैं। तो इसमें अपन ने पढ़ लिया है ग्रीष्म ऋतु का कि किस किस प्रकार से किन किन यंत्रों की सफाई होती है। अब अगला पद है, इसमें आपके श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक पद है वो ग्रीष्म ऋतु के अकॉर्डिंग है और दूसरा पद है वो आपके वर्षा के अकॉर्डिंग है। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं ग्रीष्म ऋतु के अकॉर्डिंग, पहले अपन ग्रीष्म ऋतु के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। देखो, क्षिति यानी पृथ्वी, क्षिति यानी पृथ्वी। देखो क्षिति अंबर जले हैं चारू ओर छोर, तीन तर बर सब को ही रूप हर्यो है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनी तरे नदी सुख सपावे सब, सीरी घन छाय चाहिबो चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति की कविताई की जो ग्रीष्म विष्म वर्षा ही सम कर्यो है। देखो मैंने पहले कह दिया है कि इस लाइन में, इस पद में पूरे में आपके श्लेष अलंकार हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है और वर्षा ऋतु के, अपन दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ग्रीष्म ऋतु के अकॉर्डिंग और वर्षा ऋतु के अकॉर्डिंग, दोनों तरफ से पढ़ते हैं। तो पहले अपन ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं कि देखो पृथ्वी और आकाश चारों ओर से जल रहे हैं। देखो क्षिति अंबर जले हैं चारों ओर छोर, देखो पृथ्वी और अंबर यानी आकाश चारों ओर से जल रहे हैं, गर्मी के कारण चारों ओर से जल रहे हैं। तीन तर बर यानी घास फूस, घास और वृक्ष, सबका ही रूप क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। हरियो यानी नष्ट हो गया है, सबका ही रूप क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। महाजर लागे तेज लू चल रही है, तेज लू चल रही है। भादव की होती जले, यहाँ पर भादव हो जाएगा जंगल की आग के समान,
जंगल की आग के समान, जंगल की आग के समान तपन, जंगल की आग के समान तपन उत्पन्न हो गई है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, जलती हुई हवा, जलती हुई हवा, जलती हुई हवा या गर्म हवा, गर्म हवा सभी के शरीर को स्पर्श करके उनको जला रही है, सभी के शरीर को स्पर्श करके उनको जला रही है। तो इन चारों लाइनों में अपन ने देख लिया है कि पृथ्वी और आकाश है वो गर्मी के कारण चारों ओर से जल रहे हैं, घास और वृक्ष सभी का रूप नष्ट हो गया है, तेज लू चल रही है, जंगल की आग के समान तपन हो रही है, जलती हुई हवा जो गर्म हवा है उसने मानो सभी के जैसे स्पर्श करती है सभी को जला देती है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, कष्टों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए सभी लोग नदी के अंदर अपने पाँवों को डुबोकर बैठ गए हैं। सिरी घन छा चाइबो चित धरियो, सिरी घन आकाश में बादल छा गए हैं, आकाश में बादल छा गए हैं और सभी का मन उन बादलों की छाँव में बैठने का करता है कि हम बादलों की छाँव के नीचे बैठे रहें। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, देखो कविता, देखो इस कवित छंद में सेनापति ने अपनी कैसे चतुराई उत्पन्न कर दी है। ग्रीष्म विष्म वर्षा ही सम करियो है कि ग्रीष्म ऋतु को वर्षा के समान कर दिया है। अब अपन ने ये ग्रीष्म के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। वर्षा ऋतु में देखो चीती अंबर चले हैं चारों ओर से, देखो पृथ्वी और आकाश। अब अपन वर्षा ऋतु के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि देखो पृथ्वी और आकाश चारों तरफ जल ही जल है। तीन तर बर सब को ही रूप हर्यो है, यहाँ नष्ट लिखा था, यहाँ हरा रंग लिखेंगे, हरा रंग। देखो घास और वृक्ष सभी का रूप है वो हरा रंग का हो गया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती जले, अब यहाँ तेज लू लगी थी, यहाँ लिखेंगे मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा कि अब मूसलाधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है और भादवे का महीना चल रहा है। कौन सा महीना? भादवे का महीना चल रहा है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और जो ठंडी हवा है, बादलों के कारण हवा है वो ठंडी हो गई है और सभी को शीतलता प्रदान कर रही है। सभी लोग, अब नदी में तेज पानी है, नदियों में पानी आ गया है वर्षा के कारण, तो नदियों में पानी आ गया है और सभी लोग अपने नदी के अंदर पैर डुबोकर सुख का आनंद ले रहे हैं। आकाश में वही बादल छाए हुए हैं और सभी का मन बादलों की छां के नीचे बैठे रहने का करता है। देखो सेनापति ने अपनी कविता में कितनी चतुराई उत्पन्न कर दी है, ग्रीष्म ऋतु को वर्षा के समान बना दिया है। तो इस प्रकार से अपन ने इस पाठ में सेनापति के प्रकृति वर्णन में दो ऋतुओं के बारे में पढ़ा है, पहले बसंत ऋतु और दूसरी ग्रीष्म ऋतु। तो आज हमने सेनापति के बारे में पढ़ लिया है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।